हेलो स्टूडेंट्स, हमने पावर शेयरिंग का चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10th का शुरू किया था और उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं जिसमें हमने पावर शेयरिंग के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे 2 कंट्रीज का वो पढ़ा। फिर हमने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ा कि पावर शेयरिंग नहीं होने से श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम्स हुई और बेल्जियम ने किस तरह से अकोमोडेट किया डिफरेंसेस को, पावर को शेयर किया तो वहां किस तरह से डेवलपमेंट हुआ। तो इन दोनों चीजों को देखकर एक बात समझ में तय मानिए ये आ जाती है कि ऑलमोस्ट ये नेसेसरी है, यह कंपलसरी है एक कंट्री को पीसफुली इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। It becomes necessary, it becomes quite obvious that there has to be the provision of power sharing. देखिए कहा जाता है ना, पहले मैंने कहा है कि ये जो पावर का कंसंट्रेशन है वह किसी सिस्टम को, इंडिविजुअल को, ग्रुप को, सोसाइटी को बिल्कुल आपको एब्सोल्यूट बना देता है और उसमें आप फिर केयर नहीं करते, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। सो पावर शेयरिंग एक तरह से एक बैलेंस डेवलपमेंट सोसाइटी का करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब डेमोक्रेसी के लिए जद्दोजहद शुरू हुई समाज में, when there was a struggle for the establishment of democracy, मतलब राइट्स के लिए इन द वेरी अर्ली फेज डेमोक्रेसी के साथ साथ पावर शेयरिंग का कंसेप्ट आना शुरू हुआ। जैसे हमें याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन में मॉन्टेस्क्यू का विचारधारा और मॉन्टेस्क्यू कि वह कंसेप्ट जिसमें उसने द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के रोल्स अलग अलग किए थे। याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मॉन्टेस्क्यू जिसने द स्पिरिट ऑफ द लॉस नाम की किताब लिखी थी और उसी में उसने कहा था कि लेजिस्लेचर का काम अलग, जुडिशरी का अलग, एग्जीक्यूटिव का अलग। आइए उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं कि पावर शेयरिंग एक्चुअली में जरूरी है। ये तो हमने देख लिया, लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग जरूरी है। उन रीजंस को ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। ये जो रीजंस हैं पावर शेयरिंग के, या अगर हम कहें कि रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, तो बेसिकली हम 2 पार्ट में रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग के रीजंस को ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। 2 रीजंस होते हैं, एक जिसको हम प्रूडेंशियल या इसे एक्चुअल रीजन भी कहते हैं, एक्चुअल, और दूसरा है मोरल रीजन। दोनों में बिल्कुल अंतर क्या है यह मैं समझा दूं पहले आपको। 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटते हैं, एक है प्रूडेंशियल जिसको हम एक्चुअल रीजन भी कहते हैं और दूसरा है मोरल रीजन। एक्चुअल रीजन का मतलब जिसके बिना डेमोक्रेसी फंक्शन ही नहीं कर सकता, जिसके बिना काम ही चलाना मुश्किल है। और मोरल रीजन कहता है कि अगर यह ऐसा भी हो जाए तो थोड़ी बेहतरी हो जाएगी, गुणवत्ता, क्वालिटी बढ़ जाएगी, डेमोक्रेसी का एक्सेप्टेंस लार्जर लेवल पर हो जाएगा, लार्जर गुड्स, ज्यादातर लोगों की सेटिस्फैक्शन होगी, ज्यादातर लोगों के लिए वह बेहतर होगा। सो मोरल रीजन में जैसे हम कहते हैं किसी कानून को हम इसलिए मानते हैं, इसलिए हम उसको अवे करते हैं, उसका डिफाइन नहीं करते कि हमें पनिशमेंट मिल जाएगा। सो दैट इज द लीगल एक्चुअल रीजन कि हम कानून को इसलिए मानते हैं। दूसरा, कानून को मानने से हम भी सुरक्षित रहते हैं, हम डिसिप्लिन रहते हैं, हमारी लाइफ बेहतर हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाती है लाइफ। तो मोरल रीजन ये, जैसे देश की सेवा करनी चाहिए, एक मोरल रीजन, नहीं करेंगे तो आपको कोई पनिशमेंट देने नहीं आ रहा है। टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, ये मोरल है, नहीं करेंगे तो कोई आपको टीचर क्लास से बाहर नहीं कर देगा। हाँ, लेकिन अगर आप टीचर्स के क्लासरूम का डिसिप्लिन तोड़ेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। हल्ला करेंगे आप, शरारत करेंगे आप, होमवर्क नहीं करेंगे तो पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन आप टीचर्स के को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे या
टीचर्स को देख के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करेंगे तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। बस ये अंतर है। तो क्या है एक्चुअल रीजन? देखिए, सबसे पहला क्या है, एक्चुअल रीजन कहता है कि ये जो, चूंकि इंडिया जैसी कंट्री या किसी भी बड़े कंट्री में या इवन छोटी कंट्री में भी हमने देखा कि दे आर द डाइवर्स ग्रुप। जैसे जर्मनी में हमने देखा, बेल्जियम में हमने देखा कि वहां फ्रेंच है, डच है, जर्मन्स है, श्रीलंका में देखा सिनल्स है, तमिल्स है, क्रिश्चियंस है। इंडिया में आप देखें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जोरास्ट्रियन है, ज्यूज है, क्रिश्चियंस है, बहुत सारे, बुद्ध है, जैन है, बहुत सारे हैं। तो क्या किसी एक ग्रुप के पास पावर रहनी चाहिए या जितनी सेक्शंस हैं सबको समान रूप से अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना, क्योंकि वो भी इसी सिटीजन, इसी कंट्री के सिटीजन हैं। तो यही कहता है कि ये पॉसिबिलिटी जो अगर आप नहीं करते, कंसंट्रेशन करते हैं अगर पावर का, तो क्या होगा? पावर के कंसंट्रेशन करने से क्या होगा? फिर एक ग्रुप के पास पावर होगा और दूसरा अपने आप को एलिमिनेटेड महसूस करेगा, अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड महसूस करेगा, सेपरेटेड महसूस करेगा, और फिर उसके मन में उस सिस्टम के लिए कभी रेस्पेक्ट या रिगार्ड नहीं होगा, तो वो उस सिस्टम के खिलाफ जाएगा। और इसीलिए दोनों सेक्शंस, जो पावर को एक्सरसाइज कर रहा है और जो नहीं कर रहा है, दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा, और दैट सोशल कॉन्फ्लिक्ट विल अल्टीमेटली लीड टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन अगर आप पावर शेयर कर देंगे तो क्या होगा? सभी लोगों को यह लगेगा कि यह जितना सिस्टम किसी एक सेक्शन का, सपोज कीजिए कि यह अगर हम इंडिया की बात करें तो यह लगेगा कि जितना यह देश हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिम्स भी समझेंगे कि मेरा है, उतना ही सिख और उतना ही बौद्ध और जैन भी समझेंगे। तो वह इस देश की तरक्की के लिए शांतिपूर्वक देश चले, कहीं लॉ एंड ऑर्डर को सब एक्सेप्ट करेंगे, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कहीं कोई हल्ला फसाद, राइट्स, वायलेंस नहीं होगा, तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो आप समझिए कि बहुत सारे फायदे होते हैं इसमें। कभी कोई एक वर्ग, एक क्लास, एक ग्रुप अपनी बात, क्योंकि यहां क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि एवरीवन इज इक्वल, और इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका भी वैसे ही है। तो सबको जब इक्वालिटी के टर्म्स पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, अधिकार है, राइट्स है, नो डिस्क्रिमिनेशन, तो क्या होगा? कोई भी सेक्शन, लार्जर मेजॉरिटी अपनी बात माइनॉरिटी के ऊपर इंपोज नहीं करेगी। तो एक क्या हो गया कि कंफ्लिक्ट नहीं होगा, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, तीसरा क्या होगा कि कोई भी मेजोरिटेरियनिज्म नहीं होगा, जिसका बहुत बुरा परिणाम, बहुत ही बैड कंसिक्वेंसेस हमने देखा था श्रीलंका में, वो नहीं होगा। बेल्जियम जैसी बात होगी, कोई सेक्शन अपनी बात थोपेगा नहीं, और ये नहीं होगा तो सभी लोगों में अ सेंस ऑफ क्या होगा? यूनिटी, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ यूनिटी होगी, इंटीग्रिटी होगी, हार्मोनियसली लोग रहेंगे। तो एक यूनिटी का सेंस डेवलप होगा, और इससे जब हम यूनिटी की तरह स्टैंड करेंगे तो हम किसी भी दूसरे मुल्क के पॉलिटिकल प्रेशर में कभी नहीं आएंगे, और हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जब शांति होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हमारा ध्यान फिर किस पर जाएगा? ट्रेड पर, बिजनेस पर, रोड्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, और हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा? हम आपस में उसी झगड़ों को निपटाने में रह जाएंगे, हमारा ज्यादा रिसोर्सेज एक सेक्शन से उस सेक्शन को सेटिस्फाई करने में लग जाएगा। तो एक्चुअल रीजन कहता है कि एक्चुअल में अगर हम पावर शेयर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड करते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कंफ्लिक्ट नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, मेजोरिटेरियनिज्म नहीं होगा, यूनिटी डेवलप होगी, हार्मोनियस माहौल बनेगा, एटमॉस्फेयर होगा, और फिर हमारा देश, मुल्क, वतन हमारा, हमारी कौम जो है आजाद कंट्री, वो डेवलप करेगी, हम इंप्रूव करेंगे यहां से। तो दैट इज हाउ द एक्चुअल डिवीजन, actual reason suggests. Now let us come to what the prudential reason says, या moral reason, sorry, moral reason क्या कहता है, prudential तो actual को कहते हैं।
ये मोरालिटी यानी आपके कंसाइंस पर डिपेंड करता है, वैल्यू पर डिपेंड करता है, आपके नैतिक विचारों पर डिपेंड करता है कि आप जहां रहते हैं, क्या आप किसी को डराकर धमकाकर, किसी को, अगर 2 लोग हैं 4 लोग हैं, तो किसी का हिस्सा आप लेना चाहते हैं या सबको बराबर का मौका देना चाहते हैं? ठीक है, यही बराबर की बात करता है। आपको पता है ये कहता है कि ये डेमोक्रेसी का स्पिरिट है, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहता है? अब्राहम लिंकन, याद होगा, यूएस का प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, क्या कहा उन्होंने? लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट गवर्नमेंट of the people, for the people, and by the people। यह डेफिनेशन आप सबको याद होगा। क्या कहा कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका क्या मतलब है? पीपल का मतलब सभी लोग, सबने मिलकर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल भी कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसमें कहीं कोई कैटेगराइजेशन नहीं है कि हिंदू या मुस्लिम या फिर इस रीजन के या उस रीजन के, गंगा के इस पार के या उस पार के, साउथ इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट या वेस्ट इंडिया के, नहीं, वी ऑल। सो डेमोक्रेसी भी यही कहता है कि वी ऑल। द डेमोक्रेसी कहता है कि इट इज द गवर्नमेंट ऑफ ऑल, बाय ऑल एंड फॉर ऑल। जब सबका है तो फिर पावर किसी कम कुछ लोगों के हाथ में क्यों? बहुत सारे लोगों के हाथ में क्यों? सबके हाथों में क्यों नहीं? सबका पार्टिसिपेशन क्यों नहीं? सबकी भागीदारी क्यों नहीं? यही तो कहता है ये स्पिरिट है, ये ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यहां पर क्या कहता है कि पावर शेयरिंग, सभी सेक्शंस को अपनी बात कहने का, अपनी इच्छा को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, और साथ में अपने द्वारा ही बनाए गए इंस्टीट्यूशन से खुद को गवर्न करने का एक सिस्टम देता है। तो उसमें यह इंश्योर हो जाता है ना कि हमने सरकार बनाया है, हमारी भी भागीदारी है, वी आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये मोरल रीजन, पावर शेयरिंग क्या करता है? सबको एक समान एक प्लेटफॉर्म पर ला देता है, वो जो पावर को एक्सरसाइज कर रहा है और जिसके ऊपर हो रहा है। क्योंकि आज जो पावर एक्सरसाइज कर रहा है, यानी हमारे देश में एमएलए और एमपी, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हु आर आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड हु इन रिटर्न फ्रेम द लॉज, इंप्लीमेंट इट ऑन अस। तो हमने उन्हें इनेबल किया, वी हैव इनेबल्ड देम, वी हैव गिवन देम पावर टू मेक द लॉज एंड रन द गवर्नमेंट फॉर अस। So we all are on the same level। यहां कोई पावरफुल और पावरलेस नहीं है, सब। और इसीलिए सभी सेक्शन को हमारे इंडिया में देखो ना, एवरीवन ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहां 18 साल से 18 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कारण जो 18 साल से 18 इयर्स प्लस के जितने भी लोग हैं, 18 इयर्स एंड प्लस वाले जो लोग हैं, सबको बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने का, डेमोक्रेसी में पावर एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन का। एवरीवन हैज द राइट टू व्हाट? कास्ट वोट, कंटेस्ट इलेक्शन, सब इलेक्शन कंटेस्ट करने का अधिकार है, सबको वोट डालने का अधिकार है, और फिर सरकार बनाने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का, तो इंश्योर करने का कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, सबके बिहाफ पर बात होती है। कोई पॉलिसीज, कोई प्रोग्राम्स, कोई स्कीम्स बनती है तो किसी एक सेक्शन को ध्यान में रखकर नहीं, सभी को, लार्जर सेक्शंस, लार्जर गुड्स के लिए। हाँ, यह अलग बात है, किसी का इंटरेस्ट उसके अगेंस्ट भी हो सकता है, बट ये लार्जर गुड्स के लिए ऐसा होता है। तो ये पावर शेयरिंग आप सभी का, डेमोक्रेसी, यही तो खूबसूरती है कि डेमोक्रेसी में जितना ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, डेमोक्रेसी उतना ज्यादा इवॉल्व होती है, बेहतर होके आती है। डेमोक्रेसी का सक्सेस का पैरामीटर भी यही है
उसका की माप भी यही है, पैरामीटर यही है कि जितना परसेंटेज लोग वोट डालेंगे, जितना लोग उसमें आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, वही हर एक व्यक्ति को डेमोक्रेसी में सबकी बात सुनी जाती है। एवरी वॉइस इज हर्ड, एवरी वॉइस इज हर्ड इन डेमोक्रेसी। तो यही है डेमोक्रेसी की खूबसूरती। मोरल रीजन में जब हर एक व्यक्ति को वोट डालकर सरकार बनाया है, तो पावर हम उसके हाथ में भी दें, उसकी इच्छा से भी सरकार चले, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए, तो ये दोनों हो गया कि आपने देखा कि किस तरह से ये दोनों रीजन्स हैं, पावर के डिफरेंट फॉर्म्स किस तरह से है। अब ये आप देखिए, ये पावर शेयरिंग का कंसेप्ट जैसा मैंने कहा था सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। मॉन्टेस्क्यू जो एक फ्रेंच फिलोसोफर था, उन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी थी। मॉन्टेस्क्यू कौन थे? फ्रेंच फिलोसोफर थे, ये फ्रेंच फिलोसोफर थे, याद रखिएगा। ही वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर, आप पढ़ चुके हैं। उन्होंने दिया था सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, और उन्होंने कहा था कि ये उनकी बुक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और इसमें उन्होंने यह बात कही थी, कौन सी बात? कि पावर शेयर्ड होगा किसके किसके बीच में, यह बात उन्होंने कही थी सेपरेशन की। एक्चुअली में यह आया ही था कि कंसंट्रेशन, पहले क्या होता था? पावर का कंसंट्रेशन होता था, यानी मोनार्की होती थी। तो मोनार्की में पावर सिर्फ राजा और उसके परिवार के, उनके मंत्रियों के बीच में होते थे, उन्हीं के हाथों में होता था। जो वो चाहता था वो करता था, अपनी बात इंपोज करता था, सभी लोगों को उसकी बात सुननी होती थी। अब था कि नहीं, इसीलिए तो देखा, आपने देखा कि जो पूरी दुनिया में जो पुरानी व्यवस्था थी, फ्यूडलिज्म था, लैंडलॉर्डिज्म था, या आप क्या कहते हैं, जो एरिस्टोक्रेसी थी, या फिर जो मोनार्की था, उसमें कुछ ही लोग रूल करते थे, बाकियों को उनकी बात माननी पड़ती थी, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो। तो इसीलिए अब ऐसा नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, कुछ ही लोग देश या सत्ता चलाएंगे, वो नहीं होगा, क्योंकि इस देश का हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक किसी टेरिटरी का, किसी कंट्री का जहां डेमोक्रेसी है, इक्वल है, तो पावर भी सबके पास होना चाहिए। इसीलिए यह कंसंट्रेशन ऑफ पावर के खिलाफ था। दूसरा, यह कहा जाता था कि आप डिस्पोज, जो पहले यह माना जाता था कि पावर जो डिवाइडेड है, उसमें क्या है कि डिसीजन को हैम्पर करता है कोई। ये बहुत हद तक ये बात सही भी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? लॉट ऑफ पीपल आर कंसल्टेड, एक्स को, वाई को, ए को। लेजिस्लेशन भी आपको पता होगा कि जब बिल, कोई एक्ट बनता है, लॉ बनता है, लॉ प्रोसेस है। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुई, फिर वह लोकसभा में जाए से राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा से लोकसभा में आएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वहां साइन होगा, फिर कानून बनेगा। एक लंबा प्रोसेस है। बट इन मोनार्की और इन एनी अदर फॉर्म अदर देन डेमोक्रेसी, यानी नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म में, यूं डिसीजन हो जाता है। अब अगर कभी कोई रैपिड, कोई हैस्टी डिसीजन की जरूरत है, कोई मतलब क्विक डिसीजन की जरूरत है, तो क्या होगा? फिर डेमोक्रेसी वहां शायद फेलियर हो जाए और मोनार्की या अदर नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि दे कैन टेक द क्विक डिसीजन। बट सिर्फ क्विक डिसीजन लेना बेहतर है या बेहतर डिसीजन लेना बेहतर है? डेमोक्रेसी में डिसीजन मान लेते हैं हम कि थोड़ा डिले होता है, इस ग्राउंड पर हम डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप सोचो कि आप अपने मर्जी से कोई डिसीजन लिया, चार आदमी से पूछ कर लिया, किसकी पॉसिबिलिटी क्या है, किसकी सफलता की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, किसके बेहतर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? उस डिसीजन का जो लोगों से कंसल्ट करके लिया गया है। तो डेमोक्रेसी में चूंकि लॉट ऑफ कंसल्टेशन, डेलिब्रेशन होता है, तो वह डिसीजन बेहतर होने की संभावना ज्यादा है, जो पहले कंसंट्रेशन ऑफ पावर में नहीं होता था। इसीलिए यह पावर का डिस्पर्स होना ज्यादा जरूरी है। डेमोक्रेसी में सारे सोर्सेस, जो पावर का सोर्स, अल्टीमेटली कोई एमएलए और एमपी एक साधारण व्यक्ति है। जब चुनाव जीत कर जाता है तब वो पावरफुल होता है, और चुनाव जीत कर, यानी उसको चुनता कौन है? हम और आप।
वी द पीपल ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री का जहां डेमोक्रेसी है, जहां इलेक्शन होता है और जहां फेयर इलेक्शन होता है, तो ही बिकम्स पावरफुल ओनली आफ्टर ही इज इलेक्टेड, नहीं तो नहीं। तो वह क्या है, सभी लोग अल्टीमेटली उसको पावरफुल कौन बनाया, लोग। सो पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। अल्टीमेट पावर कहां है, लोगों के हाथ में, लोगों में है। वही 5 साल बाद या 4 साल बाद जो भी टेन्योर जिस कंट्री का जैसा है, जब लोग सोचेंगे कि अब या अपने पावर का मिसयूज कर रहा है, उसको उतार देते हैं। ही और सी इज नॉट री इलेक्टेड। तो यह दिखाता है ना कि पावरफुल क्या, आपने 5 साल अपनी मनमानी कर ली क्योंकि उस समय के लिए आप इलेक्टेड थे, फिर अगले 5 साल या अगले बार यू आर नॉट इलेक्टेड, यू आर नॉट री इलेक्टेड। मीन्स आपने अपने पावर का मिसयूज किया, लोगों ने अपनी पावर दिखा दी कि वी आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। हमने चाहा था तुमको पावरफुल बनाया, हम नहीं चाह रहे, चलो हटो, वी आर द पावरफुल पीपल, हमारे पास पावर है। डेमोक्रेसी में मैंने कहा आपको कि ये आप देखिए, डेमोक्रेसी हम अपने जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं हम बनाते हैं, गवर्नमेंट हम बनाते हैं, हम लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव, ये सारा लोग बनाते हैं और लोग उन्हीं इंस्टीट्यूशन के थ्रू रूल होते हैं। डाइवर्स ग्रुप्स व्यूज एग्जिस्ट करती है एक समाज में, बहुत सारे, कोई कंजर्वेटिव विचारधारा का है, कोई लिबरल्स है, कोई डेमोक्रेट्स है, तो कोई कंसंट्रेशन ऑफ पावर चाहता है, कोई राइट विंग का है, कोई लेफ्ट विंग का है, कोई सेंट्रलिस्ट है, कोई हिंदू आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहता है, कोई सेकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहता है। देयर आर, बट आर द सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री, ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री, वी ऑल कोएग्जिस्ट। सभी विचारधारा, सभी ग्रुप, सभी मजहब, सभी कौम, सभी मान्यताओं को, पंथ, धर्म, विचार, सभी आइडियाज, सभी रिलीजियस, सभी क्या आइडियोलॉजी के लोग एक साथ रहते हैं और सबका पॉलिटिकल राइट्स एक जैसा है। इकोनॉमिक स्थिति चाहे लोगों की अलग अलग हो, सोशल कंडीशन माइट बी डिफरेंट, कोई ऊपर की कास्ट, कोई अपर कास्ट, कोई लोअर कास्ट होगा, कोई किसी का क्लास ऊपर होगा, कोई रिच होगा, कोई पुअर होगा, कोई अर्बन एरिया में, कोई रूरल एरियाज में रहने वाला होगा, दैट डिफरेंस इज देयर, बट पॉलिटिकल राइट्स सबके क्रॉस द कंट्री सबके एक जैसे हैं। तो दैट शोज कि डाइवर्स ग्रुप इन डेमोक्रेसी, एवरीवन इन डेमोक्रेसी, आप देखेंगे एवरी वॉइस इज हर्ड, हर एक आदमी की बात सुनी जाती है और फिर इन क्यूमुलेटिव इंपैक्ट आप देखते हैं कि किसी भी देश की पॉलिसीज को फ्रेम करने में मदद मिलता है। अपोजिशन, कई बार जो अपोजिशन होता है वो अपनी बात रखता है और गवर्नमेंट उसमें अगर डिजरेबल हुआ तो उस बातों को सुनकर चेंजेस लाती है। आपको याद नहीं है क्या 2 साल पहले जब किसानों का आंदोलन हुआ था, कृषि कानून वापस ले ली थी सरकार ने। इसी इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ये क्यों? क्योंकि उनकी बात सुनी गई और समझा गया कि ठीक है, ये हमें शायद उनकी बात समझनी चाहिए, और ऐसा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, अब वुमेन के लिए रिजर्वेशन है या क्यों है? समय समय पर ऐसी चीजें आती है, क्यों आती है? ये इसलिए आता है क्योंकि हम उनकी बातों को सुनकर, समझकर अपने हिसाब से उसमें चेंजेस लाते हैं। इन डेमोक्रेसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शुड बी डन अमॉन्ग एज मेनी, और यह डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है कि इसका डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों में पॉसिबल है। इट शुड बी, दिस इज द वे टू सक्सीड। डेमोक्रेसी के लिए यह बहुत जरूरी है। आइए अब हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी में किस किस तरीके से हम पावर को डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहला, पावर शेयरिंग का जो फॉर्म है, यानी तरीके, जिस तरीके से पावर को हम शेयर कर सकते हैं, पहला है पावर को ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन ही कहते हैं। हॉरिजॉन्टल या पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये देखिए, अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या होते हैं आपको ही पता है। गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट होता है उसके 3 ऑर्गन्स, कौन सा?
लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यही तो मॉन्टेस्क्यू का थ्योरी था ना। मॉन्टेस्क्यू की जो बात मैंने की थी वह यही तो कहा था उसने कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन ऑर्गन्स होने चाहिए और तीनों के पावर अलग अलग होने चाहिए, जो उसने कहा था। अब लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून को बनाना, लेजिस्लेट करना। अगर आप देखोगे तो इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? लेजिस्लेट करना। लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेट या टू मेक लॉज, एक ही बात है, यह काम है। यानी जो पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा मिलकर यही करते हैं इंडिया में। ये क्या करते हैं? कानून को बनाते हैं। दे ट्राई टू फ्रेम द लॉज। उसी कानून को एग्जीक्यूटिव, ये क्या है? टू इंप्लीमेंट। इसका क्या काम है? टू इंप्लीमेंट या एग्जीक्यूट द लॉज, इसलिए एग्जीक्यूटिव नाम पड़ा। और फिर ये क्या करते हैं? टू इंटरप्रेट या एक्सप्लेन करना लॉज को। ये कब? जब नीडेड हो। यानी हमारे देश में अगर आप देखें गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर जिसका काम है, जिसमें हमारा एमपी जाता है सेंटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और क्या है? उसको पावर कौन हमने दिया? वो हमारे बिहाफ पर वहां चुन के गए, वह कानून बनाते हैं, लॉ बनाया और उस लॉ को लागू किया। इसी लेजिस्लेचर में से कुछ लोग जाते हैं जो मिनिस्टर्स बनते हैं, जिनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। बेसिकली ये जो मिनिस्टर्स हैं वह होते हैं लेजिस्लेचर के ही पार्ट, एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर हम यूनियन गवर्नमेंट की बात करें, अगर मैं उस गवर्नमेंट की जो पूरे देश की सरकार चलाता है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जो हमारा यूनियन लेजिस्लेचर है यानी पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, उसके दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वहां चुन के लोग आते हैं, दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अब उसको लागू कौन करेगा? तो इसी में से लोग चुनकर जाते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं, और वही लोग इसको लागू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उससे नीचे आप देखेंगे कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, फिर नीचे और जाएंगे तो सारे लेवल पर लोग उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और अगर कहीं पर कोई ये हो गया कि कोई किसी कानून को नहीं मानता, कोई दिक्कत आ रही है, किसी ने लॉ को डिसओबे किया है, डिफाई किया लॉ को, तो उसमें क्या कहता है जुडिशरी? क्या कहती है कि इस अपराध किया उसने, तो ये इसने जो ऑफेंस किया उसके लिए सजा क्या है, या जुडिशरी तय करती है। सबका काम अलग अलग है। इसका काम सिर्फ कानून बनाना, इसी में से निकले हुए लोग हैं, इनका काम है उस कानून को लागू करना। इसका काम कानून बनाना नहीं है। और इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसका काम है सिर्फ एक्सप्लेन करना कि यह सही है या गलत है। सही है तो कुछ नहीं, गलत है तो क्या इसके लिए दंड होता है, पनिशमेंट क्या होता है। यानी तीनों के काम अलग अलग हैं। बट यहां मैं बता दूं कि हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी सोच समझकर हमारे देश में, कंट्री में, इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया। और वह कोऑर्डिनेशन था किस चीज का? आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन था यह कोऑर्डिनेशन था चेक्स एंड बैलेंस का। चेक्स एंड बैलेंस क्या मतलब है इसका? चेक्स एंड बैलेंस का मतलब यह था कि आप, ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। लेजिस्लेचर कुछ भी कर देगी तो उसको एग्जीक्यूटिव मान लेगा या इंप्लीमेंट कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर लेजिस्लेचर ने कुछ गलत कर दिया, कानून गलत बन गया, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अथॉरिटी है कि वह यह डिक्लेयर कर दे कि यह कॉन्ट्रावीन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है, या कॉन्स्टिट्यूशन के साथ यह कंसिस्टेंट नहीं है, इनकॉन्सिस्टेंट है, यानी यह कानून गलत है। अगर मोटा मोटी मैं ये कहूं तो वह कानून को, उस लॉ को गलत करार दे सकते हैं। तो एक चेक है, यानी आप कानून के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर आप एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ लेजिस्लेचर खड़ी हो जाती है।
लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया तो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट उसे पास ही नहीं करेगा, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उस पर अपनी बात दूसरे ढंग से रखेंगे। इन्हीं में से चुन के आए, लेजिस्लेचर का चुन के आया एग्जीक्यूटिव मेंबर, इसलिए लेजिस्लेचर का कंट्रोल इस पर होता है। जुडिशरी का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड, ये जो सीजे आई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, the president of India on the advice of the council of ministers headed by prime minister advice पर। लेकिन एक बार अपॉइंटेड होने के बाद वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत किया तो उनके खिलाफ इंपीचमेंट चलता है वही पार्लियामेंट में, जहां कौन लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, एमपी हैं, तो सबका एक दूसरे पर क्या है, चेक है। कोई भी ऑर्गन्स एब्सोल्यूट नहीं है, नो ऑर्गन इज एब्सोल्यूट। लेजिस्लेचर की लिमिटेशन है, एग्जीक्यूटिव की भी लिमिटेशन है, और जुडिशरी की भी लिमिटेशन है। ये किसी के फेवर में बात नहीं कर सकते, इन पर बहुत सारा रखा हुआ है, क्या कहते हैं, पैरामीटर्स, कि ये कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंड नहीं ले सकते, बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए इस सिस्टम को कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। This division, the division of power among the organs of the government, या horizontal division of power कहते हैं इसको, या this system is also known as the system of checks and balance। आइए हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा जो डिवीजन है वो कहलाता है वर्टिकल डिवीजन। ऐसे देखिए, ये ऐसे वर्टिकल डिवीजन, ऊपर से नीचे की तरफ। इसका मतलब इसमें एक से ज्यादा लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, और जहां एक से ज्यादा मोर देन वन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट अगर हो तो उसको कहते हैं, गवर्नमेंट हो तो उसको बहुत सिंपल है, उसको कहते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, इस व्यवस्था को फेडरेशन कहते हैं, और उस आइडियोलॉजी को फेडरलिज्म कहते हैं। तो इसको अगर हम बात करें तो इस डिवीजन को क्या कहेंगे, या तो हम कहेंगे वर्टिकल डिवीजन, ये जो हमने देखा वर्टिकल डिवीजन, या फिर कहेंगे इसको पावर इज शेयर्ड अमोंग the government at different levels। so government at different levels, या इसको हम एक और वर्ड में इसको कह सकते हैं फेडरलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, और सभी लेवल्स के पावर क्लियरली डिफाइंड होते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सभी लेवल्स के पावर क्या होते हैं, क्लियरली डिफाइंड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से। जैसे इंडिया में बात करें तो हमारे यहां एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो पूरे देश के लिए है, जो दिल्ली में पार्लियामेंट में कानून बनाती है, एग्जीक्यूट करती है और उसको लागू करती है, वो पूरे देश पर लागू होता है। फिर सभी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, हर जगह प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगा ये जरूरी नहीं है, हर जगह हर एक कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट होगा जरूरी नहीं है, बट इंडिया में इसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या इसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट, या इसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। फिर उसके बाद इंडिया में है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यह शुरू से नहीं था, ये दोनों शुरू से थे, ये आपका 1992 के बाद शुरू हुआ है। हम इसकी चर्चा करते हैं। तो हमारे देश में जो डिवीजन है, पावर शेयरिंग है, वो 3 लेयर्स पर। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, या इसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, ये पूरे देश के लिए इंडियन टेरिटरी में जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, उस पूरे टेरिटरीज में रहने वाले सभी लोगों पर, सभी राज्य के लोगों पर, सभी भाषा धर्म के लोगों पर समान रूप से लागू होगा। दैट इज यूनियन गवर्नमेंट।
उसके बाद उसके नीचे सभी राज्यों का, जो 28 स्टेट्स हैं, उन सब का अपना अपना एक अपनी अपनी एक सरकार है, और उनके अपने अपने कानून वहां बनते हैं, वहां लागू होता है। जो सिर्फ उसी, जैसे सपोज कीजिए यूपी का कोई की सरकार है, वहां कानून बनाती है, सिर्फ यूपी पर लागू होगा। बिहार की सरकार है, सिर्फ बिहार के लिए कानून बनाएगी। हरियाणा की सरकार है, सिर्फ हरियाणा के लोगों पर लागू होगा। अगर मान लीजिए कि दिल्ली की सरकार है, सिर्फ वहां पर लागू होगा, तो अपने अपने स्टेट्स में लागू होगा। उसके बाद है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो बिल्कुल लोअर लेवल पर अर्बन एरियाज में वार्ड से क्या कहते हैं, नगर म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, और गांव एरिया में आप देखेंगे कि क्या विलेज ग्राम सभा, विलेज पंचायत, पंचायत समिति, फिर जिला परिषद, ऐसे गवर्नमेंट बनता है, ऐसे काम करती है। आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं, या हालांकि ये जो आप गवर्नमेंट का पावर देख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, या इसीलिए ही किया गया कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो पाए, पावर पहुंच पाए नीचे लोगों तक। क्योंकि पहले क्या होता था, आमतौर पर स्टेट्स, कोई स्टेट की अवहेलना हो गई, वहां बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और लोकल लेवल का इश्यूज तो कभी आता ही नहीं था, सालों लग जाते थे उसको एड्रेस होने में, कोई ध्यान ही नहीं देता था। और जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया, जब पंचायती राज सिस्टम लागू हुई, पंचायती राज सिस्टम ये हुआ ना सिस्टम 1992 में 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से, इससे जब लागू हुआ, तो अब क्या है कि लोकल गवर्नमेंट को इनेबल कर दिया गया कि वह अपने इश्यूज को उसी लेवल पर एड्रेस कर सके। इंडिया में ये जो पावर का डिवीजन है, वह देखेंगे आप लगभग, आप जो 7th शेड्यूल है, हमारा जो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वह आपका डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है, जिसमें 3 तरह के आप देखोगे कि लिस्ट है। यूनियन लिस्ट, मैं अगर बात करूं, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये, और इसमें पावर का डिवीजन कैसे हुआ है, ये चर्चा है कि यूनियन लिस्ट में सेंटर कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट बनाएगी, कंकरेंट पर दोनों का होगा, लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से ही पावर और फाइनेंस रिसीव करेगी। इसको मैं यहां बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करता हूं, क्योंकि फेडरलिज्म के चैप्टर में हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो अभी मैं यहीं रहने देता हूं। बट ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से पावर का डिवीजन होता है। आइए हम तीसरे डिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कि पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, रिलीजियस ग्रुप्स है, उनके बीच में पावर का शेयर होना। क्योंकि हमने एग्जाम्पल देखा है बेल्जियम और श्रीलंका का, अगर पावर शेयर्ड नहीं करेंगे तो सोशल ग्रुप्स के मन में एलिनेशन आएगा, और उनको लगेगा कि जो लार्जर ग्रुप्स है वह इनसेंसिटिव है उनके डिमांड्स के प्रति, और फिर वहां बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए यह जानबूझकर यह किया जाता है कि आप डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, उनकी नीड्स, उनका चूंकि कल्चर अलग है, उनका रिलीजियस आइडियोलॉजी अलग है, तो आप अपनी एक आइडियोलॉजी को थोपेंगे तो वह बात नहीं बनेगी। अब देखिए ना, इंडिया में हमने किस तरह से किया, सभी लिंग्विस्टिक रिलीजियस ग्रुप्स को के नीड्स को एड्रेस करने के लिए, और उनको एक तरह से अपनी सेंसिटिविटी सबके तरफ दिखाने के लिए, उनके डिफरेंसेस को अकोमोडेट करने के लिए हमने देश को सेकुलर बना दिया। हमारी कंट्री सेकुलर है, हम किसी एक धर्म को प्रोटेक्ट या प्रमोट करते ही नहीं है, सभी धर्म समान रूप से एग्जिस्ट कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द हिंदूज आर इन मेजॉरिटी, वी हैव डेलिबरेटली अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। हाउएवर हमने बाद में किया, 1976 में 42nd अमेंडमेंट से 3 वर्ड जोड़ा गया था हमारे प्रीएम्बल में, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटेग्रिटी।
तो हम लोग शुरू से सेकुलर नहीं थे, आइडियोलॉजी सेकुलर थी, कॉन्स्टिट्यूशन में वॉर नहीं था, हमने ये कर दिया, राइट टू फ्रीडम हमने दिया है। तो ये चीज लिंग्विस्टिक ग्रुप को आज देखिए हमारे देश में लगभग 22 लैंग्वेजेस जो है हमारा, वह आपका शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, इसको हमने रिकॉग्नाइज किया है। 2 हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है, 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले चैप्टर में भी किया है। तो ये सबको एड्रेस करने के लिए है। कुछ ऐसे जो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो वीकर सेक्शंस हैं, जिनके पास अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस का एम्पल अपॉर्चुनिटी नहीं है। दे डोंट हैव फंड, वो कंटेस्ट नहीं कर सकते थे, और कंटेस्ट नहीं करेंगे, वो इतना ज्यादा डाउन ट्रोडन है कि वो सोच ही नहीं सकते, दे आर नॉट पॉलिटिकली अवेयर। और नहीं है तो अगर वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर उनका रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं, तो उनको कौन पावर देगा और फिर वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए इवन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड, हमने डेलिबरेटली ये रिजर्वेशन की पॉलिसी डाली थी, रिजर्वेशन इंक्लूड किया था हमने। और हम देखते हैं कि यहां एससी, एसटी, ओबीसी है ना, इन सब के लिए पार्लियामेंट में आप देखेंगे कि क्या है, इसमें ओबीसी के लिए तो आप देखोगे कि सिर्फ जॉब्स में है, सिर्फ जॉब्स में है, बट पार्लियामेंट में इनके लिए, एससी के लिए देखिए 15% टोटल अगर आप कहोगे तो आप देखेंगे 84 सीट्स, एसटी के लिए 7.5% जो 47 सीट्स, और महिलाओं के लिए 1/3। हालांकि ये 2026 से लागू होने के बारे में सोचा जा रहा था, इफ द सेंसस वाज कंप्लीटेड। अभी तक सेंसस की कोई बात नहीं हुई है, सेंसस हुआ नहीं है, तो 2026 में 2026 में लागू होगा कि नहीं होगा। डिमार्केशन होने के बाद पार्लियामेंट के साथ लोकसभा के नंबर्स बढ़ने थे, वो सब हुआ नहीं है। वैसे ये प्रपोजल में था जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था 2024 में, उसके हिसाब से। तो ये आप देखेंगे कि ये अभी का फिलहाल का सिचुएशन ये है। वीकर सेक्शन को हमने ये किया कि हम सभी डाइवर्स ग्रुप को वहां प्रमोट करें, उनको पॉलिटिकली हम अवेकन करें, वहां आए और अपनी बात रख पाए। दैट्स व्हाई। आइए हम लास्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, और यह है कि द पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट ग्रुप्स। ये जनरली हम देखते हैं। देखो, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट व्हाट? द पीपल्स पार्टिसिपेशन। किसके थ्रू? इलेक्शन के थ्रू। अब डेमोक्रेसी में डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग रह सकते हैं, डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप के लोग रह सकते हैं, और सभी को अपनी बातों को, अपने आइडिया को, अपने आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने का अधिकार है, उसको आगे बढ़ाने का अधिकार है। तो समटाइम्स द डिफरेंट आइडियोलॉजी just contest election to what? Hold power in order to propagate their ideology or to be assertive, to be stronger, कि हम स्ट्रॉन्ग बनकर आगे अपनी आइडियोलॉजी को करें। आइडियोलॉजी हमारी देश की आइडियोलॉजी बनी, उसके लिए इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी तरह के आइडियोलॉजी या सभी ग्रुप्स को पावर में आने का मौका मिल ही जाता है। इन डेमोक्रेसी हैव द फ्रीडम टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, एंड पॉलिटिकल पार्टीज व्हाट डू? दे कंटेस्ट इलेक्शन। सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती है, और टाइम टू टाइम सरकार बनाती है। कोई लगातार 2-3 टर्म आ गया, फिर दूसरे को मिलता है मौका, फिर कोई और आता है। जैसे अभी हमारे देश में देखिए, अभी आप देख रहे थे कांग्रेस की सरकार रही थी 1976-77 तक, फिर सरकार चेंज हुई, फिर क्या कहते हैं कोलिशन की गवर्नमेंट बनी, फिर आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और ये चल रहा है। तो आप देखेंगे मतलब सभी तरह के आइडियोलॉजी को यहां पर आने का मौका मिलता है। और अगर सभी तरह का, और इसमें जब आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी में जब डिस्कशंस होता है, नेशनल पॉलिसीज फ्रेम होती है, कोई इंटरनेशनल पॉलिसीज फ्रेम होती है कंट्री की, तो सबके साथ मिलकर डिस्कशन होता है, और इसमें अपोजिशन को भी जगह मिलती है, बात की जाती है, उनके साथ
उनको उनको पावर दिया जाता है। एक तो पोजीशन ही है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है एलओपी का, जो हमारा लोकसभा का अपोजिशन ऑफ लीडर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, जो लीडर ऑफ एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, उसको कैबिनेट रैंक की सारी फैसिलिटीज मिलती है। तो उनके पास पावर है। जो हमारी बहुत सारे कानून बनते हैं जो पार्लियामेंट के ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को दिया जाता है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। बहुत सारे देश के जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वह इलेक्शन कमीशन हो या और दो चार पोस्ट है, वहां पर लोग लीडर ऑफ अपोजिशन को वहां उसका वॉइस है, वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, वहां उनका रोल है, ही इज द पार्ट ऑफ इट। तो कुल मिलाकर आप समझिए, या फिर देखिए क्या होता है कि जब किसी, अब इंडिया में ही अगर आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज आपस में कैसे पावर शेयर करती है। जनरली अगर किसी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए हमारे देश में 543 सीट्स है लोकसभा में, तो ये ओड नंबर है, तो इसका अगर हम मेजॉरिटी निकालते हैं तो पहले +1 करके फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 544 डिवाइडेड बाई 2, यह हो जाएगा 272। यह हो गया आपका मेजॉरिटी। तो किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिलने के लिए इतनी सीट चाहिए, तो किसी एक पार्टी को इतना मिल गया तब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं मिली तो क्या होती है, क्या परिस्थिति क्या होगी, तो मोर देन वन पार्टी कम टुगेदर, मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टी कम्स टुगेदर। ये साथ आते हैं, 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी साथ आते हैं और फिर ये मिलकर क्या करते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं, कोलिशन की सरकार बनाते हैं। इंडिया में आपने एक्सपीरियंस होगा, अब आज के डेट में ये जो आप कोलिशन है, अ काइंड ऑफ अलायंस इज देयर। हम जनरली क्या देखते हैं, लोग अलायंस बनाते हैं। अलायंस मतलब 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टी का एक साथ आकर अलायंस बनाना, एक ग्रुप बना लेना, दैट इज कॉल्ड अलायंस। 2 तरह के अलायंस होते हैं, एक प्री पोल यानी प्री इलेक्शन अलायंस, और दूसरा होता है पोस्ट पोल अलायंस, इलेक्शन के बाद वाला अलायंस। इंडिया में अभी 2 जबरदस्त अलायंसेस हैं। एक जो अलायंस है आपने देखा होगा एनडीए, जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही है, और दूसरा है इंडी या इंडिया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। इसमें क्या है, नेशनल, मैं यहां पढ़ देता हूं ध्यान से, ये क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यहां लिख देता हूं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां हैं। इंडिया में इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, यह क्या है, कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां हैं। अब जब किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन पाती तो वह पूरे क्या करता है, कोलिजन की सरकार बनती है। ऐसे में जिस पार्टी से आपने सपोर्ट लिया है उसकी बात माननी पड़ती है, और बात मानना मतलब पावर शेयर करना। जैसे अभी एनडीए की सरकार है, उसकी अपनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आई, तो उसने जेडीयू का साथ लिया या उसने टीडीपी का साथ लिया है, तो वह उनकी बात मान रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ कैबिनेट में मिनिस्ट्री शेयर किया है। अभी इलेक्शन है बिहार में, वहां अगर आप देखिए तो दोनों गठबंधन अपनी सीट शेयर कर रही है, उनकी बातों को मानने के लिए कि सीट शेयरिंग यानी पावर शेयरिंग। तो ये आपको डेमोक्रेसी में चलता ही है, अगर इसके बिना डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। अगर मान लो कि बीजेपी सरकार में एब्सोल्यूट चलने की कोशिश करेगी, दरकिनार कर देगी, नहीं बात मानेगी, तो क्या होगा, फिर टूट जाएगा, सरकार गिर जाएगी, वो अपने सपोर्ट वापस कर लेंगे। ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि कई डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग, अब ये कांग्रेस और शिवसेना का और एनसीपी का गठबंधन है, अभी चल रहा है, सरकार बनी महागठबंधन के नाम से। अब ये क्या है, डिफरेंट है। कभी शिवसेना हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पर था, ये हिंदुत्व के आइडियोलॉजी
हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी, और ये इनका सेकुलर आइडियोलॉजी था, इनका भी सेकुलर आइडियोलॉजी था। और आज ये एक साथ है। कभी ये शिवसेना जो थी, कभी बीजेपी की अलायंस पार्टनर थे। तो ये आप पावर का शेयर करना, पावर का शेयर चलता रहता है। सो फाइनली हम इस चैप्टर में हमने क्या देखा है कि पावर शेयरिंग है क्या, यह क्यों होना चाहिए, एग्जाम्पल के तहत हमने देखा, और किस किस तरीके से हो सकता है यह हमने देखा। इसके आगे हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर तो फेडरलिज्म है, फिर उसकी तरह आएंगे। मुझे लगता है कि इसके बाद हमने ज्योग्राफी स्टार्ट करना है, और ज्योग्राफी के साथ हम एक चैप्टर नया ज्योग्राफी के साथ आएंगे, फिर किस तरह से आगे बढ़ते हम बताएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर